everyone, let's start an exciting exercise on motion and time, and let's do a quick practice of the numericals we have studied in this chapter. So let's start the class. सबसे पहले we'll start with the question uniform and non-uniform motion. So we have to explain what is a uniform motion, what is a non-uniform motion. ये पूरे चैप्टर का क्रंच है, तो अगर हम इसी से स्टार्ट करें इट्स वेरी गुड, क्योंकि पूरा चैप्टर बहुत स्मूथली फ्लो करेगा देन. सो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, आपको याद होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैं हमेशा बोलती थी हम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, ताकि सब चीजें सिमेट्री में हो. इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन covering equal distances and equal intervals of time. सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट. वो तो होगा क्योंकि आप इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस मूव करते हो, राइट. 1 घंटे बाद देखोगे तो भी 10 किलोमीटर है, 2 घंटे बाद देखोगे तो भी 10 किलोमीटर चले, 3 घंटे बाद देखोगे तो भी 10 किलोमीटर चले. तो आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, जिसको हम यूनिफॉर्म मोशन से रिप्रेजेंट करते हैं. और एग्जांपल्स है मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ अ वॉच, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. ये सारी चीजें जो है यूनिफॉर्मिटी से होती हैं, अपने आप रिपीट होती हैं आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, it is a type of motion of an object where the object does not travel at constant velocity. तो जो अभी तक हम ऊपर equal distance in equal intervals of time की बात कर रहे थे, वो इस केस में फॉलो नहीं होता. एंड एज अ रिजल्ट जो स्पीड है वो वेरिएट करती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, राइट. उसमें हम कभी भी कैलकुलेशन जो है वो एजम्पशन से नहीं कर सकते कि इतने घंटे के बाद इतना ही होगा, क्योंकि हमारे जो वेरिएशंस हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ ट्रेन कभी थोड़ी देर में रुकेगी, कभी 4 किलोमीटर बाद रुकेगी, कभी 10 किलोमीटर बाद रुकेगी, और जगह के हिसाब से उसकी स्पीड भी चेंज होती रहती है. एंड ऑल्सो द मोशन ऑफ अ स्विंग, कभी आप उसे जितना ज़्यादा पुश दोगे मोशन ऑफ द स्विंग वापस जरूर आएगा, लेकिन जो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इट विल कीप ऑन चेंजिंग विद द पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कंसिडर करते हैं. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है, डिफरेंशिएट में भी आ सकता है. आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. लेट्स मूव टू द ऑसिलेटरी मोशन. सो दे आर आस्किंग यू टू डिफाइन ऑसिलेटरी मोशन एंड एक्सप्लेन द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. चैप्टर का दूसरा क्रंच ये भी है. ऑसिलेटरी मोशन बहुत सिंपल है, जहां पे हम टू एंड फ्रो मूवमेंट की बात करते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ अ स्विंग. इसी का एक पार्ट है पेंडुलम, जो हमने वॉचेस में देखा है बहुत बार. पेंडुलम भी टू एंड फ्रो मूव करता है, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो. इस टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. और एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं तो हमें पोजिशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. द सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड. ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिजिड सपोर्ट नहीं होगा वो हिलता रहेगा और अगेन आपकी कैलकुलेशंस कैन गो रॉन्ग. ओके, द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. जो हम करते हैं, जैसे हम स्विंग में भी करते हैं, पहले हमें थोड़ा सा पुश देना पड़ता है. यही हम पेंडुलम बॉल के साथ करते हैं, हम उसे थोड़ा सा मूव देते हैं, फिर वो टू एंड फ्रो अपने आप मूव करता है, जैसा कि हमने इस पॉइंट में पढ़ा. Then the pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O. ये मैं आपको डायग्राम की हेल्प से भी शो करूंगी किस तरह से. The pendulum also completes one oscillation when its bobs move from one extreme position A to the other extreme position B and come back to A. अब इससे आपको extreme positions तो समझ आ गई. जब आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हो और आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हो, ये आपकी extreme positions होती हैं. और जो बीच में जब आप वहां से घूम के यहाँ आते हो, this is called your mean position. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. ये बहुत important definition है कि one ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है या उसका टाइम पीरियड क्या होता है. टाइम पीरियड तब बोलते हैं जब वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवमेंट, जो मैं अभी आपको विद हैंड समझा रही थी. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, ये हमारी मेटालिक बॉल है जिसको हमने थ्रेड के साथ एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है. जब हम इसको थोड़ा सा पुश देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से मूव करेगा यहाँ पे,
फिर वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन पे, फिर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन पे। ध्यान रखने की बात यह है कि यूजुअली जब हम काउंटिंग करनी शुरू करते हैं तो हम इसको छोड़ते ही काउंटिंग करनी शुरू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आप काउंटिंग तब शुरू करोगे जब उसका एक ऑसिलेशन पूरा होगा। इसका मतलब है वो 0 से स्टार्ट हुआ, O से स्टार्ट हुआ, B पे गया, फिर O पे आया, फिर A पे गया और फिर O पे आया। तो जब वो यहां से यहां पे आके वापस रुका, ये हमारी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। एंड इट्स वेरी सिंपल। आपने ये टॉय कार्स में बच्चों की जो टॉय वॉचेस होती हैं उसमें देखा होगा, घर में बड़े बड़े पेंडुलम क्लॉक्स होते हैं, घंटाघर पे जहां आप देखते हो, आपने सब में पेंडुलम देखा होगा। एंड द कॉन्सेप्ट इज यूजेज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, एंड आई होप इट्स वेरी क्लियर। यस, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की हो जाए। A bus traveling at a speed of 50 kilometers per hour covers a particular distance in 30 minutes. तो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको टाइम, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन किलोमीटर्स। किलोमीटर्स बोला है तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना। आपने इसका मतलब यहाँ पे यूनिट्स को छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, लेकिन जो आपका टाइम है अगर आप ध्यान से देखेंगे वो मिनट्स में है। तो हमारा क्या काम बनता है? सबसे पहले हमें जो गिवन होता है हमें हमेशा वो लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पीड जो है वो गिवन है, आपको राइट इट डाउन। टाइम जो है वो गिवन है, राइट इट डाउन। बट येस, मैंने जैसा बोला, क्योंकि ये मिनट्स में है और हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हम उसको चेंज करेंगे मिनट से आवर में, और मिनट से आवर्स में चेंज करने के लिए हम 30 को डिवाइड बाय 60 करेंगे, जिससे हमें 0.5 आवर्स आंसर मिलेगा। अब एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे तो हमें पता ही स्पीड और टाइम है, हमें डिस्टेंस निकालना है। हम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद हमारा जो आंसर है मल्टीप्लाई करके 25 किलोमीटर्स आएगा। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था, आपको आंसर किलोमीटर्स में देना है, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर्स आया। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, वेरी बेसिक एग्जाम्पल। बच्चे जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, वो यूनिट्स को चेक नहीं करते, जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू दिस एग्जाम्पल। अगेन इज क्लियर्ड बाय अ पिक्चर, जो आपको समझ पिक्टोरिकली आएगा। कॉन्सेप्ट वही है, किस तरह से ये बस जो है 30 मिनट्स में अपना डिस्टेंस का, स्पीड जो है 50 किलोमीटर्स पर आवर की है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब इस बस ने 25 किलोमीटर्स कवर किए थे इस टाइम पीरियड में, आपके आंसर के हिसाब से। ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। रमेश ड्राइव्स हिज कार थ्रू द मार्केट एंड हॉल्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू ट्रैफिक ऑन द रोड। ये हम सबके साथ होता है। What does it say about the motion of the moving car? ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंटेलिजेंटली पूछे जाते हैं आपको अलग अलग सिचुएशंस देके। तो बेसिकली वो आपसे टाइप ऑफ मोशन पूछ रहे हैं, और हमने दो तरह के मोशंस पढ़े हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर उनके हिसाब से ट्रैफिक पे आप जगह जगह पे हॉल्ट हो रहे हो, पता नहीं चलता ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ कितना मिनट लग गया, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है मोशन ऑफ द मूविंग कार क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। और क्यों होगा नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जहां पे जो भी आपकी व्हीकल है दैट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह पे ट्रैफिक जैम्स था विच इज नॉट काउंटेड। तो कहीं तो आप 10 मिनट के लिए रुके, कहीं आप 15 मिनट के लिए रुके, कहीं आप कुछ सेकंड्स के लिए रुके होंगे, जिसकी वजह से आपका जो कार का मोशन था वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ, राइट? तो इतनी प्रैक्टिस के बाद आप सिचुएशन पढ़ते ही बता सकेंगे। So this is a perfect example of a non-uniform motion. So an object covers the unequal distance which is equal intervals of time, then the object is said to have non-uniform motion, क्योंकि आपका distance unequal है. Okay? So this is the perfect definition of non-uniform motion जो हम initially भी discuss कर चुके थे. Now let's talk about another numerical. Seema went for a run inside a park and stopped after every 10 minutes to take a break for 1 minute. She covered equal distance after every break. What is the type of motion of Seema's movement? इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे हिंट दिए हैं उन्होंने कि वो पार्क में गई और फिर उसके बाद वो हर 10 मिनट के बाद रुकी, उसने ब्रेक लिया 1 मिनट का। तो सिचुएशंस बहुत सिमेट्रिकल है, राइट? ऐसा तो नहीं बोला ना कि वो 10 मिनट में गई फिर उसके बाद दोबारा अगली बार वो 2 मिनट रुकी, अगली बार वो 4 मिनट रुकी, नहीं, वो हर बार 1 मिनट के लिए रुकी है और हर 10 मिनट बाद उसने ब्रेक लिया।
ये हिंट करता है कौन सा टाइप ऑफ मोशन होना चाहिए. इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, जिसके बारे में आप दोबारा से पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर उसने यहां से भागना शुरू किया, 1 मिनट का ब्रेक लिया, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद फिर मैंने चेक किया, जब मेरे 20 मिनट हो गए थे फिर उसने 1 मिनट का ब्रेक लिया, फिर हमने अगले 10 मिनट के बाद चेक किया, जो हमारा 30 मिनट था उसने फिर 1 मिनट का. तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्मिटी है, हर 10 मिनट्स के बाद 1-1 मिनट का ब्रेक लिया जा रहा है. So that is why her motion is considered to be a uniform motion. Next question 6. Anil's school is 4 kilometers away from his house. The bus takes 10 minutes to reach, while if he rides the bicycle, he reaches in 30 minutes. So why is the bus considered faster as comparison to the bicycle? बहुत सिंपल है, और यही हमारी एवरीडे लाइफ की चॉइसेस होती हैं कि हम बस क्यों सिलेक्ट करते हैं, हम बाइसिकल क्यों सिलेक्ट करते हैं, हम एरोप्लेन क्यों सिलेक्ट करते हैं, हम ट्रेन क्यों नहीं सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक की स्पीड जो है वो वेरिएबल है और सारे अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अपनी स्पीड के लिए ही डिफरेंशिएट होते हैं. सो इस केस में जब उन्होंने आपको बताया 4 किलोमीटर से उसका घर जो है वो दूर है स्कूल, एंड द बस टेक्स 10 मिनट्स टू रीच, बस में आप 10 मिनट में पहुंच जाते हो, लेकिन अगर आप बाइसिकल तो आपको आधा घंटा लग जाता है, राइट. तो ऑब्वियसली वो बस कंसिडर क्यों करेगा, क्योंकि बस की हेल्प से उसका जो डिस्टेंस है वो कम टाइम में कवर हो जाएगा और वहां पे बहुत सारा टाइम सेव होता है. दिस इज व्हाट वी डू. और यहीं पे वॉकिंग करने लगे, घर के बहुत पास है, वॉकिंग भी कर सकते हो. अगर यहाँ उसको बाइसिकल से 30 मिनट्स लग रहे हैं, आप सोचो अगर आप पैदल चलोगे तो आपको शायद 1 घंटा लग जाए, राइट. तो आप फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करते हो बिकॉज दैट्स सेविंग योर टाइम एंड यू आर ट्रेवलिंग मोर डिस्टेंस इन शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम. Okay. Question number 7. Calculations important है, तो फटाफट अपनी पेंसिल पेन लेकर रेडी रहे. A bus travels 54 kilometers in 90 minutes. What is the speed of the bus? है तो ये MCQ पर आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट. क्विकली अब आपने देखा दोबारा से यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और जो हमारा टाइम है वो मिनट्स में है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें मिनट से कन्वर्जन करना है इसको आवर्स में. और उसके लिए आप क्या करेंगे, आपका आंसर 10 कैसे आया ये मैं अभी आपको बताती हूँ. सबसे पहले हमने कन्वर्जन किया अपनी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में, वैल्यूज पुट की. हमारा डिस्टेंस एज इन सेट 54 किलोमीटर्स दिया हुआ है, विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 90 इनटू सेकंड्स. व्हाई, बिकॉज एज आई सेड इसको हम किस में चेंज करेंगे, अपने आर में, राइट. एंड जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे आफ्टर डिवाइडिंग देम, द आंसर यू गेट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज द करेक्ट ऑप्शन बी. अंडरस्टूड. कैलकुलेशंस बहुत सिंपल है, बट एमसीक्यूज में आपको क्विकली आंसर करना पड़ता है, लेकिन आपको सॉल्व क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा. सो नाउ विद दिस लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. ग्राफ्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना. क्वेश्चन चाहे 1 मार्क का आता है, सबसे ज्यादा बच्चे मार्क्स ही इन्हीं क्वेश्चन में होते हैं बिकॉज यहाँ पे आपके लॉजिक्स ज्यादा यूज होते हैं, राइट. सो व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट. अब इस ग्राफ से मुझे दिख रहा है डिस्टेंस टाइम है, मुझे ये भी पता चल रहा है कि टाइम पे एक चीज जो है वो मूव कर तो रही है या नहीं कर रही, क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. तो अगर मैं इसको अज्यूम करना शुरू करती हूँ तो मैं क्या अज्यूम करूंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम यहाँ पे शुरू हुआ, मैं हर 10 मिनट बाद देखती हूँ जो डिस्टेंस है यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल 40 मीटर्स है, तो मैंने 10 मिनट के बाद देखा तो भी 40 पे है, मैंने 2 मिनट के बाद देखा तो भी 40 पे है, मैंने 3 मिनट के बाद देखा तो भी 40 पे है, मैंने 4 मिनट के बाद देखा तो भी 40 पे है. तो इसका मतलब डिस्टेंस 40 पे ही अटका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा ना. आपका assumption तो यही आया, आपका टाइम बदल रहा है, आप 4 मिनट के बाद देखो, 5 मिनट के बाद देखो, 6 मिनट के बाद देखो, लेकिन जो आपकी व्हीकल है वो 40 किलोमीटर पे ही अटकी हुई है. तो इससे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन यही होती है जो आप दोगे कि द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी मूव नहीं कर रही, वो 40 पे थी स्टार्टिंग से और आपने उसको हर थोड़े मिनट के बाद स्टडी किया तो उसका डिस्टेंस उतना ही दिखा रहा है. इसका मतलब द कार इज नॉट मूविंग, या जो भी व्हीकल थी दैट इज नॉट मूविंग. तो यहाँ से लर्निंग ये आती है कि जब भी आपकी जो लाइन है वो पैरेलल टू टाइम होगा, पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस होगा, हमेशा बॉडी रेस्ट में होगी. दिस कम्स विथ प्रैक्टिस, इसीलिए क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डाला है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू स्टडी ग्राफ्स. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट ग्राफ. अब इस नेक्स्ट ग्राफ में आपको एक चीज की सिचुएशन नहीं दी हुई, आपको कार ए भी बताई हुई है, बी भी बताई हुई है, सी भी बताई हुई है, और तीनों के जो लाइन्स हैं ऑफ मोशन बहुत अलग अलग हैं. और आपसे पूछा गया है कि इस कार में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है.
थोड़ा टाइम लो, सोचो। जिस तरह से मैंने उसको कंपेयर किया था, मैं 1 मिनट बाद देखूं, मैं 2 मिनट बाद देखूं, मैं 3 मिनट बाद चेक करती हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ वेरिएशंस डाल दो 10, 20, 30, और आप तब अपने आंसर को अज्यूम करके देखो, स्टडी करके देखो कि आपके हिसाब से कौन सी कार की स्पीड जो है मैक्सिमम है। तो अगर हम ग्राफ देखें तो जो हमारी कार सी है दैट कवर्स मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल ये 4 मिनट होगा, अगर मैं 4 मिनट के बाद देखती हूँ तो कार सी मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंची हुई है इन कंपैरिजन टू कार बी एंड कार ए। इसलिए ये प्रूव होता है कि कार सी जो है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, तभी उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है कम टाइम में। क्लियर? सो दिस इज अ ट्रिक टू स्टडी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ यहां पे पैरामीटर्स डालने हैं, यहां पे पैरामीटर्स डालने हैं और सोचना है क्वेश्चन के हिसाब से जो भी उन्होंने आपसे पूछा है। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कीप योर पेंसिल पेपर्स रेडी, ट्राई सॉल्विंग दिस। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 1995 किलोमीटर्स, डिस्टेंस दिया हुआ है। How much time will the train take to cover this distance and an average speed of 19 km per hour? तो अब इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है, आपको टाइम निकालना है। तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले जो भी आपको गिवन है उसको लिखो। आंसर 105 है, लेकिन कैसे है वो हम सॉल्व करके देखेंगे। तो जब हमने अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला लिखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्वेश्चन के हिसाब से हमें स्पीड भी मालूम है और हमें डिस्टेंस भी मालूम है, राइट, और उनकी यूनिट्स भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम जो है 105 आवर्स आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और पढ़ने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला जो हमें पूरे चैप्टर में यूज किया हुआ है, कहीं पे स्पीड दिया होता है, कहीं पे डिस्टेंस नहीं दिया होता, कहीं पे टाइम दिया हुआ है। तो जो भी आपकी वैल्यूज गिवन है आप डालो और आपका जो थर्ड पैरामीटर अननोन है वो अपने आप आ जाएगा। यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें यूनिट्स को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी थी। जब वो आपको स्पेसिफिकेशन देते हैं तो आपको यूनिट्स चेक करनी होती है। सिंपल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? आपको याद होगा जब हमने शुरू में पेंडुलम के फीचर्स पढ़े थे तो हमने वहां पे टाइम पीरियड के बारे में बात करी थी कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्या होता है। So the time taken to complete 20 oscillation according to the question is 32 seconds and the time taken to complete one oscillation is 32 divided by 20. Very simple, simple mathematics. तो हमारा टाइम टेकन टू कंप्लीट है 1.6 सेकेंड्स और यही डिफाइन करता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज द टाइम पीरियड। तो जब वो आपसे टाइम पीरियड पूछते हैं इसका मतलब हमें एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है और वो है 1.6 सेकेंड्स। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, सिंपल मैथमेटिक्स एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि दो तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो आपको ग्राफ्स देते हैं और आपसे पूछते हैं उस पर क्वेश्चंस, या फिर वो आपको सिचुएशन देते हैं और आपको ग्राफ्स बनाने के लिए बोलते हैं। हमने एक्सरसाइजेज में दोनों चीजें कवर की हैं। पहले मैंने आपको ग्राफ्स दिए थे और मैंने आपसे उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे। अब मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ और आपको ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। तो जब पहली सिचुएशन है द कार इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, थिंक इट वेरी लॉजिकली। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कांस्टेंट स्पीड होती है तो वो किस तरह का मोशन होता है, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है क्योंकि उसमें क्या है, स्पीड का जो रेट है वो बिल्कुल सेम है। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं दिस इज व्हेन द कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि अगर आप 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद देखोगे तो जो हमारा डिस्टेंस है वो 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, वो एक कॉन्स्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ही आ रही है। हर पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, तभी ग्राफ हमेशा स्लूपिंग स्ट्रेट होता है। दिस इज व्हाट वन नीड्स टू प्रैक्टिस एंड लर्न। सेकेंड सिचुएशन, अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। अगर वो पार्क हुई हुई है इसका मतलब वो मूव नहीं कर रही, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। यही हमारा पहला एग्जाम्पल था, आपको याद होगा। इसीलिए अब आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई, क्योंकि जब भी आपने 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद आपने देखने की कोशिश की कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपकी वैल्यू बिल्कुल सेम थी। 4 मिनट के बाद भी वो वहीं थी 30 किलोमीटर पे,
5 मिनट के बाद भी वो 30 किलोमीटर पे ही है, और आप जैसे जैसे देखोगे वो 30 किलोमीटर से ऊपर बढ़ी ही नहीं. इसका मतलब इट इज पार्क्ड अलोंग अ साइड रोड एंड इट इज नॉट मूविंग. So this is what, when you practice, you will learn the understanding of graphs. Okay. Now let's take another example. Which of the following relations is correct? बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला. अभी तक हम जितने न्यूमेरिकल्स के हमने सिर्फ यही फॉर्मूला यूज किया है, और वो कौन सा फॉर्मूला है? आउट ऑफ ऑल ऑफ देम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेरी सिंपल फॉर्मूला, एंड इट इज टू बी यूज्ड इन ऑल द न्यूमेरिकल्स इन दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 14. द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. बेसिक यूनिट से मतलब है एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए. कई बार हम लोग यूनिट्स का ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जाता है. तो जैसा यहाँ उन्होंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा है, तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, विच इज टू बी लर्न. तो अगर वो क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि आपको एसआई यूनिट में आंसर करना है, दैट इज मीटर पर सेकेंड. कई बार वो आपको बताएंगे भी नहीं, दे विल जस्ट राइट आंसर इन एसआई यूनिट. तो आपको पता होना चाहिए इट इज मीटर पर सेकेंड. Question number 15. What kind of motion does a seesaw represent? उसके लिए seesaw की पिक्चर देखनी जरूरी है, and that I will show you before I explain the concept. So what kind of a motion? How does a seesaw look like? I think आप सबने seesaw बचपन में चलाया है या देखा है. तो seesaw क्या है? वो एक टू एंड फ्रो मोशन है. सो द मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ सीसॉ इज एन ऑसिलेटरी मोशन. दिस इज बिकॉज द चाइल्ड गोज अप एंड डाउन एट अ कॉन्टिन्यूअस स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. दोनों जगहों पे कोई ना कोई बैठा होता है. यस, और बाद में क्या होता है? इट मूव्स लाइक एन ऑसिलेटरी मोशन. दिस इज व्हाट हैपेंस. टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन ऑसिलेटरी मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is motion? Describe briefly. Now what is motion? पूरे चैप्टर का क्रंच यही है. शुरुआत हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही करी थी, और अब एंड हम कर रहे हैं मोशन क्या होता है. सो अब आपके पास बहुत कुछ है, और ये क्वेश्चन ज्यादातर लार्ज आंसर टाइप में आता है. सो वी कैन डिफाइन मोशन एज द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. A book falling off a table, water flowing from the tap, bus running on the road, etc. ये सब examples हैं जो represent करते हैं motion को. Motion is mainly described in terms of the following terms: distance, displacement, speed, time. और ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में बहुत बार पढ़ चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं. हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस किए हैं इन थीम्स के ऊपर, और आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो आई होप आज की एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में बेटर, और अच्छी तरह से इस चैप्टर को अटेम्प्ट करने में. सो ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड.